टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, ठीक है। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो एक्टिव पार्टनर है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी फर्म के जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, कोई भी मैनेजरल डिसीजन लेना हो, कोई भी रिगार्डिंग समथिंग प्रोडक्शन से या किसी से रिलेटेड, वो सब एक्टिव पार्टनर्स लेते हैं, ठीक है। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म। जो एक्टिव पार्टनर उसका होता है, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है या सीमित होती है, एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, और वो अपनी पूंजी उस फर्म में लगाता है, वो ही एक्टिव पार्टनर होता है। ही गेट्स शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। ही गेट्स शेयर, वो प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उसमें उसका शेयर होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया एक्टिव पार्टनर। उसके बाद आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी मैनेजरल थिंग्स में या मैनेजरल डिसीजंस मेकिंग में या किसी अन्य मैनेजमेंट वाले काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, उस फर्म किसी भी फर्म के। दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। ये वो पार्टनर होते हैं जो बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं किसके, एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर। एक्टिव पार्टनर सॉरी, जो एक्टिव पार्टनर है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका जो कार्यकलाप उनको जो करने के लिए करते हैं, जो भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको करने में ये पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यानी जो एक्टिव पार्टनर हैं उनके हम कह सकते हैं कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। These partners contribute capital and get share in the profit or loss of the firm. जो ये पार्टनर होते हैं डोरमेंट, वो भी उनका भी शेयर होता है प्रॉफिट और लॉस के अंदर। द लायबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी है स्लीपिंग पार्टनर की वो भी अनलिमिटेड है, यानी स्लीपिंग पार्टनर की भी और एक्टिव पार्टनर की भी, दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और जो प्रॉफिट हो दिया हो या लॉस हो, उन दोनों में इनका शेयर होता है, ठीक है। थर्ड आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जैसे कि नाम से पता चल रहा है सीक्रेट यानी गोपनीय, गुप्त। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, ठीक है। जितने भी बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी भी बंदे के का एसोसिएशन नहीं जानते कि भाई वो इस फर्म से जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो इसका मेंबर है या नहीं है, वो इसका पार्टनर है या नहीं है। मतलब किसी को भी ऐसे कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी भी आउटसाइडर यानी जो फर्म्स है, मैनेजमेंट स्टाफ है, मैनेजमेंट जो भी है किसी भी फर्म का, ठीक है, उससे बाहर के लोगों को किसी को भी नहीं पता होता कि ये इस फर्म का पार्टनर है या नहीं है, ठीक है। तो वो सीक्रेट पार्टनर कराते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मैनेजमेंट। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो अपना जो पूंजी है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करता है उस फर्म में। पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली रूप से, ठीक है। हिज लायबिलिटी इज आल्सो अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटीज जो है वो भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं वो किसी भी फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते, यानी वास्तविक पार्टनर नहीं होते। दीज पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। ये वो पार्टनर होते हैं जो कोई भी पूंजी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं लगाते हैं, ठीक है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ना ही उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और जबकि जो फर्म का प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें भी इनका कोई शेयर नहीं होता, ठीक है।
द नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लैंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं वो ओनली लैंड्स हिज नेम, वो अपना सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है, उस फर्म को, एंड रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, उस फर्म को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। यानी सपोज कीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रेपुटेटेड है, ठीक है, और उसका नाम कोई दूसरा यूज़ करता है, ठीक है, टू गेट बेनिफिट, ठीक है, लाभ लेने के लिए, तो वो नॉमिनल पार्टनर्स कहलाते हैं। जो रेपुटेटेड आदमी है, जो भी फर्म है, वो उसका नॉमिनल पार्टनर बन जाता है, ठीक है। ही इज लायबल टू आउटसाइडर्स फॉर द डेब्ट्स विच आउटसाइडर्स हैव गिवन टू द फर्म। ही इज लायबल, जिसका नाम वो यूज करेगा, जैसे जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो लायबल होता है किसके लिए, आउटसाइडर्स फॉर द डेब्ट्स, जो भी कर्ज आउटसाइड से लिया है, ठीक है, उसका जो कर्ज है उसके लिए पे करने के लिए वो लायबल होता है। विच आउटसाइडर्स हैव गिवन टू द फर्म, जो कि आउटसाइडर, जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने उस फर्म को दिया है, यानी फर्म को जो भी आउटसाइड से लोन लिया है या पूंजी ली है, ठीक है, उसको पे करने के लिए नॉमिनल पार्टनर है वो लायबल होता है, यानी उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। बिलीविंग ही इज ए पार्टनर इन द फर्म, ये विश्वास के साथ वो लायबल होता है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, ठीक है। तो जो नॉमिनल पार्टनर हैं उसके दो प्रकार होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टापोल, ठीक है, और नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, और बाय एस्टापोल, ठीक है। अब एस्टापोल क्या होता है और होल्डिंग आउट क्या होता है, ठीक है। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने कंडक्ट के द्वारा, अपने कमिटमेंट के द्वारा, ठीक है, उस ये एक्सेप्ट करता है कि वो इस किसी भी फर्म का पार्टनर है, यद्यपि वो होता नहीं है, जो अपने वर्ड्स के द्वारा बोलता है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कौन से पार्टनर होते हैं, इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टापोल, वो नॉमिनल पार्टनर कहलाते हैं एस्टापोल के द्वारा, ठीक है। ही इज लायबल फॉर द डेब्ट्स, वो जो भी डेब्ट्स हैं उनके पे करने के लिए लायबल होता है, विच द फर्म गेट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। जैसे जो बंदा, कोई भी एक रेपुटेटेड आदमी है, वो कहता है कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है, जबकि वो होता नहीं है, ठीक है। और जब वो रेपुटेटेड आदमी उस फर्म के लिए जो कह रहा है कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, उस फर्म के लिए पैसा इकट्ठा करता है, लेता है, उसमें जमा कर्ज लेता है, तो वो उसको पे करने के लिए लायबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अप्लाइज फॉर द लोन, मिस्टर एक्स है कोई, उसने, वो एक एक्टिव पार्टनर है और उसने किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी में अपने लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर, मिस्टर ए जो कि एक पार्टनर नहीं है, रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू फर्म एज ही इज आल्सो ए पार्टनर इन दैट फर्म। मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर, मिस्टर ए है कोई, वो जबकि उस फर्म का पार्टनर नहीं है, रिक्वेस्ट द फाइनेंसर, जो फाइनेंसर है, जो फाइनेंस कर रहा है, यानी जो बैंक है, उससे रिक्वेस्ट करता है, यानी गारंटी देता है, टू गिव लोन देने के लिए टू फर्म, उस फर्म को, एज ही इज आल्सो पार्टनर, जैसे कि उसने बताया कि वो भी उसमें पार्टनर है, कौन, मिस्टर ए, इन दैट फर्म, देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टापोल, देन तब मिस्टर जो ए है, ठीक है, जिसने कहा है कि आप इस मिस्टर एक्स को लोन दे दीजिए, मिस्टर एक्स की फर्म को लोन दे दीजिए, तो वो उस फर्म का नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टापोल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक, इफ द पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जो भी लोन लिया है, उसको पे करने में फेल हो जाती है, द लोन देन फाइनेंशियल कैन क्लेम द लोन फ्रॉम मिस्टर ए, तो जो फाइनेंशियल कंपनी है, वो जिसने कहा था कि आप मिस्टर एक्स को लोन दे दीजिए,
किसने कहा था? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए से फाइनेंस कंपनी वो पैसा वसूल सकती है, ठीक है। दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म। ऐसा पार्टनर जो हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ, जो उस किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं बुलाता है इन द फर्म, उस किसी भी कंपनी में, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज ए पार्टनर इन द फर्म। लेकिन जब कोई दूसरा बुलाता है कि आप उस कंपनी के में पार्टनर हैं, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करता, यानी वो ये नहीं कहता है कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो वो पार्टनर क्या कहलाता है? होल्डिंग आउट पार्टनर कहलाता है। यानी सपोज कीजिए मैं हूँ, आप हैं, मैंने आपको कहा कि आप उस फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है। तो आप अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं करते, यानी उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, कि ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पाउस का किसी फलाने ढिमकाने फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, तो ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, तो वो आप क्या हुए? पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर आप विरोध करते हैं तो सीधी सी बात है आप उसका पार्टनर हैं ही नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर ए लोन। Mr. X applies for a loan saying that Mr. A is also partner in the firm. Mr. X है, उसने लोन के लिए अप्लाई किया कि मिस्टर ए है जो कि रेपुटेटेड, नॉमिनल में बताया मैंने, रेपुटेटेड आदमी, ठीक है। मिस्टर ए इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म। मिस्टर एक्स है, वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उन्होंने बताया कि मिस्टर ए जो है वो हमारी जो फर्म है उसके पार्टनर हैं, एंड मिस्टर ए shows no objection to the statement of Mr. X। मिस्टर जो ए हैं वो वहाँ पे मौजूद है और उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया ऑफ मिस्टर एक्स, उस मिस्टर एक्स की कही हुई बात का। देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन मिस्टर ए, तब मिस्टर ए विल बी कॉल्ड, मिस्टर ए है वो क्या बुलाया जाएगा? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ही विल बी लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स विच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम। तो मिस्टर जो ए है वो कर्ज जो भी ले रहा है बैंक से, ठीक है, वो पे करने के लिए लायबल है, क्योंकि जो कंपनी है वो उस मिस्टर एक्स का नाम यूज करके लोन ले रही है, तो मिस्टर एक्स है वो लायबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइनर पार्टनर, ठीक है। माइनर पार्टनर क्या होते हैं? जिनकी उम्र, ऐसे पार्टनर जिनकी उम्र है वो 18 साल से कम होती है, ठीक है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट ए माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग वो परमिट नहीं करती है क्योंकि एक माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। एक माइनर जो 18 साल जिसकी उम्र 18 साल से जिसकी उम्र कम है, वो किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। जो माइनर है कैन ओनली बी एडमिटेड, वो एडमिटेड किया जा सकता है टू द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, यानी जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो हमारी फर्म चल रही है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसका बेनिफिट वो उठा सकता है। माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। जो माइनर पार्टनर होता है उसको कोई कैपिटल या पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो ये माइनर पार्टनर होते हैं इनको कोई भी जरूरत नहीं होती कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर्स। जो माइनर पार्टनर होते हैं वो उत्तरदायित्व है किसके लिए? आउटसाइडर्स के लिए। इट डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस। जो माइनर पार्टनर होता है वो किसी तरह के भी जो नुकसान होता है उसका कोई भी उसका लेना देना नहीं होता, यानी नुकसान अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस पे नहीं करेगा, ठीक है। ही गेट्स ओनली शेयर इन प्रॉफिट। वो सिर्फ जो प्रॉफिट है उसमें शेयर करे, ठीक है, क्योंकि माइनर है, 18 साल से उसकी कम उम्र है, तो वो लॉस कहाँ से करेगा? अगर उसके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, जब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पार्टनरशिप फर्म ही है, ठीक है, उसके पास वहीं से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कहाँ से रिकवर करके देगा उस लॉस को? इसलिए जो लॉस है वो नहीं पे करता, जो सिर्फ प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर होता है।
After attaining the age of maturity, the minor has to give a public notice stating whether he will remain as a partner in the firm or not. After attaining the age of majority, 18 साल के बाद जब वो मेजोरिटी की एज में आ जाता है, he has to give a public notice, वो एक public notice issue करेगा stating that, ये बताते हुए whether he will remain as a partner in the firm or not, वो उस firm में partner है या नहीं है. If he does not, अगर वो नहीं है, given any notice with a prescribed period, then he will be deemed as to become an active partner in the firm. ठीक है, ये आप लोग पढ़ लोगे. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म्स का फॉर्मेशन. ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. दो या दो से अधिक लोग एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए. ठीक है, दीज एग्रीमेंट्स कैन बी ओरल और रिटन. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट. टू रिड्यूस यानी टू अवॉइड डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए, यानी कोई आगे कोई बात बिगड़े नहीं, कोई बातचीत खराब ना हो. ठीक है, इसके लिए जो मोस्टली जो क्या है उसकी वो रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं. आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. जो एग्रीमेंट है उस पर साइन होने के बाद जो फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, यानी वो फॉर्म बन जाती है पार्टनरशिप फॉर्म. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड. ये कंपल्सरी नहीं है कि आप उस फॉर्म को रजिस्टर करवाओ. ठीक है, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं उस फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना, बिकॉज अ रजिस्टर्ड फर्म कैन गेट सम बेनिफिट विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट. वो रजिस्टर क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो रजिस्टर्ड फर्म होती है वो कुछ एक गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो उठा सकते हैं, जबकि जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं उठा सकती. तो इसका फर्स्ट है पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. यानी जो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं. It is a stamp paper on which the rules and regulation, terms and condition of partnership are written. एक तरह का एक स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है, on which जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप की. ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. और इसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है? जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, यानी अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं, वो इस पार्टनरशिप फर्म के वो इसके अंदर लिखे होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ एक कॉमन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. आज कॉमन कंटेंट होते हैं जैसे नेम ऑफ फर्म हो गया, एड्रेस हो गया, बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, यानी जो किस तरह का बिजनेस करेंगे वो, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट्स बाय ईच पार्टनर, जो कैपिटल हो कि ईच पार्टनर द्वारा कितनी कितनी लगाई हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना प्रॉफिट है उस बटेगा, किसमें बटेगा, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल. ये सब तरह की कंडीशंस इसके ऊपर लिखी होती हैं उस स्टाम्प पेपर के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, पार्टनरशिप डीड बन गई यानी एग्रीमेंट हो गया. ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ठीक है, लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ. ये लीगल नहीं, मतलब ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है कि भाई नहीं आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है. कोई कराना चाहे तो करवाए, नहीं कराना चाहे तो मत कराए. ठीक है, बट देन आल्सो पार्टनर्स प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो रजिस्टर करवाना प्रेफर करते हैं. ठीक है, बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम्स. क्योंकि जो कुछ एक हैं जो नॉन रजिस्ट्रेशन का है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उसके काफ़ी बहुत से नुकसान हो जाते हैं. ठीक है, वो नुकसान कौन कौन से हैं? ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. यानी जो भी पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म का, अगर वो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसके अगेंस्ट अगर किसी पार्टनर के साथ बुरा होता है, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट कर देता है, तो इसके अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर. ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान है ये. ठीक है, ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म.
सेम थिंग। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। जो पार्टनरशिप फर्म है किसी भी थर्ड पार्टी यानी पार्टनर्स के अलावा किसी आउटसाइडर या मार्केट का जो भी आदमी है उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। द अनरजिस्टर्ड फर्म्स कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स। तो अनरजिस्टर्ड फर्म है, जो फर्म है वो भी किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। द प्रोसेसर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब बनाते हैं हम उसके उस दौरान, और लेटर ऑन, और बाद में भी। वेन एवर पार्टनर्स डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड, जब भी पार्टनर्स जो हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं कि इसको रजिस्टर करवाया जाए, तभी वो रजिस्टर उसको करवा सकते हैं, चाहे वो पहले करवाएं जब बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म, या फिर बाद में करवाएं। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या होता है, टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार होता है पंजीकरण शाखा, उसमें रजिस्ट्रार होता है, उसके पास जाके एक प्रॉपर फॉर्म होता है, उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसके साथ उसको रजिस्टर करवाया जाता है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाई। जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से अप्लाई की हुई होनी चाहिए। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी एड्रेस भी कहाँ पे कर रहे हो आप, ठीक है। एड्रेस ऑफ द ब्रांच, कोई भी ब्रांच है तो उसका कोई एड्रेस हो। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, एडमिशन यानी जो पार्टनर्स हैं वो कब उसमें शामिल किए, उसकी डेट होनी चाहिए। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, और कितने साल या कितने समय के लिए जो इस फर्म है वो चलाई जाएगी, ये सब। तो ये था प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। एक थिंग ऐसी एक चीज़ और है, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। जो रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, तो जो फॉर्म है उसको सभी रजिस्टर होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। द रजिस्टर विल वेरीफाई द अबाउ सेड इन्फॉर्मेशन। जो रजिस्ट्रार है वो वह सभी जो ऊपर मैंने बताया को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस फॉर्मेट में, उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। इफ़ सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी, अगर वो जो इसकी सत्यापन होता है, यानी वो अगर उससे सेटिस्फाई हो जाता है और द इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन जो आपने उस फॉर्म में फिलअप की हुई है, ही विल इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड फर्म गेट्स बेनिफिट्स ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टेंस, ये एक जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो एविडेंस है एक तरह का ऑफ एग्जिस्टेंस, उस फर्म का एग्जिस्टेंस का, एंड फर्म गेट बेनिफिट्स ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म, और जो फर्म है वो उस रजिस्टर्ड फर्म के बेनिफिट्स को उठाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय विद द रजिस्ट्रार, देन ही द सेम चेंजेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई भी चेंज इसमें रजिस्ट्रेशन में किए जाते हैं, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को जो दी जाती है उसमें अगर आपको पार्टनर्स है, ठीक है, उसका एड्रेस चेंज होता है या फिर कोई पार्टनर नया आता है तो उसके बारे में भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसका जो थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का जो थर्ड पॉइंट है में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं इसके पहले आपको नोट्स भेज देता हूँ, एक तरह से आपको उसको रीड आउट करना है और उसके बाद हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।